हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। परीक्षा आइडिया के इस मंच पर आपका स्वागत है। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके हिस्टोरिसिटी में भी जाएंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी उसके दौरान में किस तरह के एक्ट का डेवलपमेंट हुआ था, जो बेसिकली चार्टर्स थे। और जब 1857 की क्रांति हो गई तो उसके बाद से किस तरह के इपॉक्स के डेवलपमेंट हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा आखिर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो जैसा आपको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन इज मदर ऑफ ऑल लॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। किसी भी कंट्री के लिए जो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन है उसका मदर है। उस पूरे लॉज जो वहाँ पर कानून बनते हैं उसकी एक जो आप कहेंगे एक फंडामेंटल लॉज जो डेवलपमेंट होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू होता है। तो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज मदर ऑफ ऑल लॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। अगर आप इस तरह से अगर देखें कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक अ ट्री ट्रंक। एक ट्री ट्रंक के समान है जिससे कि कई लॉज जो है इमिनेट्स होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक अ ट्री ट्रंक जिससे कि कई लॉज इमिनेट्स होते हैं। लॉज जो भी उस देश में कानून बनता है विद इन द कॉन्टूर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्टूर्स वो डिसाइड, कोई भी जो लॉज बनते हैं वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट है, थॉट्स है, उसके अगेंस्ट जाकर कोई भी लॉज नहीं बनता है। अगर आप इस तरह से देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ? इज अ फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है, इसलिए इसको कहा जाता है सुप्रीमा लेक्स। सुप्रीमा लेक्स, सुप्रीमा लेक्स बोला जाता है इसको। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी भी कंट्री के स्पिरिट को, इथॉस को, स्पिरिट, इथॉस, इन सब सारे चीजों को अपने आप में समाहित किए हुए रहता है। और कोई भी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वहाँ के पूरे जो कल्चरल डायनामिक्स है उसको ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट होता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये समझे कि आखिर हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है। तो अगर हम बैक हिस्ट्री में जाएं तो सोसाइटी जो डेवलप होती है, सोसाइटी, सवाल ये उठता है कि जो सोसाइटी है इसको बाइंड कैसे किया जाए, क्योंकि सोसाइटी में कई तरह के डिविसिव टेंडेंसीज होते हैं, डिविसिव फैक्टर्स। सोसाइटी में अगर आप देखें सोसाइटी तो इसके कई डिविसिव ट्रेंड्स हैं। कैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल रहते हैं, पीपल हैं जिसके नीड एस्पिरेशंस सारे अलग अलग हैं, सारे अलग अलग होते हैं। और देखा भी जाता है कि कई के नीड एस्पिरेशंस ग्रुप्स के अगर आप देखें नीड और एस्पिरेशंस ये कई बार कॉन्फ्लिक्टिंग होते हैं, मतलब विरोधाभासी, कॉन्फ्लिक्टिंग होते हैं। तो कैसे आखिर कॉन्स्टिट्यूशन इन सारे कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस को, व्यूज को एसिमिलेट करके एक फंडामेंटल लॉज बनाती है ताकि सारे ग्रुप्स के चीजों को एक तरह से एसिमिलेट किया जाए, साथ में सारे के एस्पिरेशंस जो हैं उनके फुलफिल किया जाए, तो इस और डिविसिव टेंडेंसीज को रोका जाए। तो इस वजह से सोसाइटी को देखा गया कि सोसाइटी को कैसे हम जोड़ सकते हैं। तो सोसाइटी को जोड़ने के लिए क्या चीज है? लॉ जो है सोसाइटी को बाइंड करने के लिए क्या होगा? लॉ जो सोसाइटी को बाइंड करे, क्योंकि सोसाइटी में सबसे पहले अगर जाएं तो आप देखेंगे माइट इज राइट, मतलब समरथ के नहीं दोष गोसाई। वहां पर क्या था? माइट इज राइट।
इज राइट। लेकिन कोई भी सोसाइटी, अगर सिविलाइज सोसाइटी है, तो उस सोसाइटी में आप सिर्फ अपने मसल बल पे आप कोई चीज अगर काम कराएंगे तो सिविलाइज सोसाइटी नहीं होगी। तो वहां उस सिचुएशन को काउंटर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता होती है, लॉ की आवश्यकता होती है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट किया गया। और अगर ऑस्टिन के अर्थ में देखें तो ये सोसाइटी की बात थी। ऑस्टिन के अगर आप जो लीगल जुरिस्प्रूडेंस के बहुत बड़े जानकार हैं, उनको अगर आप देखें तो वो कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कमांड ऑफ द सोवरेन। क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? उनका कहना है, ऑस्टिन कहते हैं, ऑस्टिन, कॉन्स्टिट्यूशन इज द कमांड ऑफ द सोवरेन। और अगर कोई भी कमांड को, इस कमांड को, जो सोवरेन की कमांड को फॉलो नहीं करता है तो उसको, उसके ऊपर सैंक्शन लगाया जाता है। सैंक्शन, कोई भी अगर वायलेट करता है तो उस पर सैंक्शन लगाया जाता है, क्योंकि सोसाइटी के नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए चलना पड़ता है। इसीलिए ऑस्टिन क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक अ, ऑस्टिन के अगर सेंस में देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कमांड ऑफ द सोवरेन। कमांड ऑफ द सोवरेन जो है कई तरीके से हैं। जैसे कि अगर आप देख लें, शुरुआत के समय में अगर बैक हिस्ट्री में जाएं तो वह मोनार्की थी। तो मोनार्की रही, वह मोनार्की का मतलब क्या होता था, किंग जो है वो सोवरेन था, और सोवरेन वो जो भी आदेश देता था, वो जो भी बातें कर लेता था, तो वो एक कानून बन जाता था या लॉ बन जाता था। क्यों? क्योंकि मोनार्की में किंग इज सुप्रीम। उसी तरह आप देखें फिर ऑटोक्रेसी है, ऑटोक्रेसी के बाद सोशलिज्म है, कम्युनिज्म है, जो कि ये दोनों मार्क्सियन फिलॉसफी को ध्यान में रखते हुए आप लेटर डेवलपमेंट रहा है, सोशलिज्म और मार्क्सिज्म। उसके बाद आप डेमोक्रेटिक सोसाइटी देखते हैं, जो कि यूएस और इंडिया एक डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की बात करते हैं हम। और कमांड ऑफ सोवरेन अगर आप देखें तो ये कमांड जो है वो एक तरीके का होता है। कमांड ऑफ सोवरेन ऑटोक्रेसी में अगर आप देखें तो होल एंड सोल कोई एक व्यक्ति होता है। जैसे नॉर्थ कोरिया के आप देखें शासक, वो जो बोल देगा ऑटोक्रेट है, और जो बोलता है वही एक लॉ बन जाता है। उसी तरह आप देखें कि किंग के सिस्टम में भी आपने देखा कि वहां पर भी जो है किंग जो कहता है वो एक लॉ बनता है। तो कमांड जो है सोवरेन का वो एक है, लेकिन वहां का स्पिरिट, इथॉस वो अलग अलग होता है। क्या स्पिरिट और इथॉस है? क्योंकि किसी भी देश का स्पिरिट इथॉस अलग अलग होता है। वहां पर उसके जो डायमेंशंस होते हैं अलग होते हैं। उनको ध्यान में रखते हुए स्पिरिट, इथॉस या सोल जो है वो जो इम्बॉडीड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको बनाया जाता है। तो ये तो, और अगर आप देखें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो यहाँ पर सोवरेन कौन है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप ये सोवरेन अगर देखेंगे तो हम प्रियम्बल में जाते हैं। प्रियम्बल, प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल अगर आपको ध्यान में होगा तो वो कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और लास्ट जाएंगे, दैट इज ऑन द डे ऑफ 26 नवंबर 1949 डू हेयर बाय अडॉप्ट। किस 26 नवंबर 1949 ये क्या करता है, डू हेयर बाय अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ, गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां पर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो सोवरेन कौन है, सोवरेन है वी द पीपल। वी द पीपल मतलब हमने अपने आप को जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, तो हम यहाँ पर सोवरेन हैं यहाँ पर। क्योंकि ये देखा गया कि अगर लॉ जो है किसी एक व्यक्ति के द्वारा अगर बनाया जाता है तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है, लेकिन लॉ बनाने में हर एक व्यक्ति का योगदान होना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप जाएंगे तो देखेंगे वी द पीपल ऑफ इंडिया, जिसने सोवरेन कहां पर लाई करता है, सोवरेन करता है वी द, हम लोग थ्रू किस तरह से करते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने के बाद
उसको पार्लियामेंट में भेजते हैं या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजते हैं जहां पर वो हमारे लिए इनडायरेक्टली वी गॉट रिप्रेजेंटेड इनडायरेक्टली बाय द हमारे पार्लियामेंटेरियंस के द्वारा लेजिस्लेटिव असेंबली में जाते हैं, वो कानून बनाते हैं और इस तरह से ये प्रक्रिया चलती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे सेंस में अगर आप प्रियम्बल को देखेंगे तो हमारे सेंस में क्या है कि पीपल, हम लोग मिलकर इस कानून को, इस कॉन्स्टिट्यूशन को हमने बनाया है। फ्रेंड्स, कोई भी लॉ अगर उसको बने रहना है तो अपने अंदर में उसको ऐसे कई चीज लेके रखने पड़ेंगे, इनबिल्ट होने चाहिए, ताकि वो बदलते समय को भी अपने साथ लेकर चल सके। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन तब तक वो स्टेगनेंट नहीं रहेगा अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजंस नहीं है, इनबिल्ट नहीं है कि समय के डिमांड को देखते हुए अगर वो बदलाव नहीं करता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेगनेंट हो जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी आप देखें तो अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप देखें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं ऑर्गेनिक ग्रोथ है। क्यों? हम इसमें इनबिल्ट स्ट्रक्चर हमारा है जिससे कि हम लगातार इसको अमेंड करते हैं, इसमें नए एडिशन करते हैं, डिलीशन भी करते हैं, रिपील भी करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टाइम। जैसे हमने फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट लेके आए, हम फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट लेके आए 1951 में। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना था, जमींदारी सिस्टम इसके एट्रोसिटीज के, इस जो इनइक्वालिटी डेवलप करता है ये जमींदारी सिस्टम करता था, उस सिस्टम को हमको खत्म करना था, एबोलिश करना था। तो हमने क्या किया कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 लेके आए और हमने जमींदारी सिस्टम को एक तरह से खत्म करने का एक कारगर तरीका निकाला और हमने फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 लेके इन चीजों को कर्टेल कर दिया। तो हमने क्या किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इनबिल्ट मैकेनिज्म की तरह से स्टेगनेंट नहीं बनाया बल्कि एक ऑर्गेनिक ग्रोथ दे दिया। तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को बने रहने के लिए, कोई भी लॉ, तो उसके साथ बने रहने के लिए समय के साथ उसको चलना पड़ता है, समय के साथ उसके जितने भी इश्यूज होते हैं, जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड होते हैं, उनको करने पड़ते हैं। ऐसे ही लॉ में भी और कॉन्स्टिट्यूशन में। लॉ को सर्वाइव करने के लिए, अगर लॉ को सर्वाइव करना है तो वो स्टेगनेंट नहीं रह सकता है, इट मस्ट चेंज विद द चेंजिंग टाइम। इसमें एक तरह से सेल्फ क्लींजिंग मैकेनिज्म होना चाहिए और वो प्रोसेस होना चाहिए और इनबिल्ट होना चाहिए। जैसे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर लेके चले आए तो इसमें सेल्फ इनबिल्ट मैकेनिज्म है जिससे कि अपने आप को लगातार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा चीजों को रेक्टिफाई करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के रिपील, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब कुछ इसमें है। अगर आप देखेंगे तो इसके लिए हमारे पास प्रोविजन आर्टिकल 368 जो हमारा प्रोविजन, ये 3 तरह के जो अमेंडमेंट प्रोसेस के बारे में बताता है। वो अमेंडमेंट एक सिंपल अमेंडमेंट का प्रोसेस है। सेकेंड है रिजिड और वेरी रिजिड, सिंपल, रिजिड और वेरी रिजिड अमेंडमेंट। अगर हम देखें आर्टिकल 368 अमेंडमेंट किस तरह से सिंपल प्रोसेस के द्वारा हम कर लेते हैं अमेंडमेंट। टेक्निकली अगर बोला जाए तो जो सिंपल प्रोसेस है वो एक अमेंडमेंट नहीं बोला जाता है। सेकेंड है रिजिड और वेरी रिजिड, इस तरह के हमारे प्रोसेस हैं जिससे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं। रिजिड का मतलब क्या होता है? रिजिड मतलब कोई भी चीज को बदलने के लिए हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। अगर किसी कानून को बदलना है तो इसको स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू, जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन जो मैकेनिज्म ऑफ अमेंडमेंट है उसमें स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू अगर लॉज बनाने हैं या चीजों को चेंज करना तो स्पेशल मेजॉरिटी रिक्वायर्ड है। और वेरी रिजिड का मतलब ये होता है स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ प्लस हाफ ऑफ द जो स्टेट्स हैं, हाफ ऑफ द स्टेट्स उनकी सहमति चाहिए।
हाफ ऑफ द स्टेट्स की सहमति चाहिए, उसके बेसिस पे आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेल्फ इनबिल्ट सेल्फ क्लेंजिंग मैकेनिज्म है, और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे ही चीज जो कि फंडामेंटल जो एवरग्रीन है वैसे रहने ही चाहिए, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप देखें तो वियरी क्या कहता है, वियरी ने कहा है इसकी हायर सैंक्टिटी होती है और मोर परमानेंस देन द जो अदर लॉज होते हैं उससे ज्यादा ये परमानेंट होता है और सैंक्टिटी इसकी ज्यादा होती है। बेसिकली ये फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है, मदर ऑफ ऑल लॉज ऑफ द पर्टिकुलर लैंड है, जिससे कई लॉज हम निकाल के लाते हैं, कई लॉज बनाते हैं, और विद इन द काउंटर्स ऑफ दैट लॉज, ये कॉन्स्टिट्यूशन के काउंटर्स में, जैसे आप काउंटर का मतलब समझने का ये देखें, कॉन्स्टिट्यूशन में हमें जमींदारी उन्मूलन, जमींदारी सिस्टम, इसको एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या किया, कई चीज लेके आए, 1951 में अमेंडमेंट भी लेके आए। हम राइट टू प्रॉपर्टी, इसको जो कि पहले फंडामेंटल राइट था ये राइट टू प्रॉपर्टी, इसको हटा के 300A में स्पेशल राइट टू बनाए। अब ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। तो हमको क्या करना होता है कि हम उसके काउंटर्स में जाके अगर कोई भी लॉज जो उसके स्पिरिट एथॉस के बाहर जाके बनाया जाता है तो वो लॉ क्या होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा और उस लॉज की कोई वैलिडिटी नहीं होगी। अब हम चलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह है। कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? अगर देखें अगर कॉन्स्टिट्यूशन को, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग लाइक अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है कि दैट हैव दो चीज होते हैं उसमें, सोल है, स्पिरिट है उसके, और उसके बॉडी पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में सोल स्पिरिट क्या है? ये है जो आपके वैल्यूज हैं, वैल्यूज। और बॉडी एंड पार्ट्स क्या हो गया? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी आर्टिकल्स हो गए, शेड्यूल हो गए, पार्ट हो गए, ये बॉडी पार्ट्स, प्रियम्बल जो है बाद में जोड़ा गया वो पार्ट हो गए, और साथ में इसकी पॉलिटी, ये आपके बॉडी पार्ट्स में ये इंक्लूडेड आ जाते हैं, ये इसके पार्ट्स हो गए। और कॉन्स्टिट्यूशन के, इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशन को ऑर्गेनिक ग्रोथ बोला जाता है। इस कॉन्स्टिट्यूशन की ऑर्गेनिक ग्रोथ के प्रिंसिपल यही है कि इट इज लाइक एन ऑर्गेनिज्म दैट ग्रोथ, जो कि ग्रो करता है, उसके सोल होते हैं, स्पिरिट है, इथॉस है उसका, उसकी आत्मा है, और उसके एक दूसरा पार्ट बॉडी पार्ट्स भी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हम अब अगर देखें तो आखिर सोल स्पिरिट क्या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोल स्पिरिट क्या एक दिन में डेवलप हो गया? क्या एक दिन में? और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो थे वो बैठ के उन्होंने चर्चा के दौरान ही क्या सोल उनका बन गया या वैल्यूज हो गए? नहीं। अगर इसको देखने, इसके स्पिरिट और वैल्यूज को देखने के लिए हमें बहुत सेंचुरी हिस्टोरिकल जो टाइम में जाना, वापस जाना पड़ेगा। हम शुरुआत कर सकते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन से। अगर आप हड़प्पन सिविलाइजेशन को देखें, उस समय उसके सील को देखें, उसके आर्ट्स को देखें, सील में मातृदेवी आता है, और उसके जो इथॉस को देखें तो हिंदुइज्म के बारे में बताता है वो, कि किस तरह का हिंदुइज्म का ग्रोथ हुआ, क्या कॉन्सेप्ट था, किस तरह की, क्योंकि अभी तक डिसाइफर नहीं किया जा सका है हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो स्क्रिप्ट्स हैं, और इस वजह से हम उसके सील्स के बेसिस पे कुछ अनुमान लगा सकते हैं। वहां पर डांसिंग आप देखेंगे, डांसिंग गर्ल, उसके बाद किस तरह का पूजा व्यवस्था क्या था, प्रकृति प्रेम, प्रकृति से किस तरह से लगाव रहा है। लेटर ऑन अगर हम मूव करते हैं, लेटर वैदिक इरा में चले जाएं, तो वैदिक एरा में अगर आप जाते हैं तो वहां सभा और समिति, अगर आप वैदिक इरा में जाते हैं, वैदिक टाइम में, तो वहां पर दो सभा एंड समिति, ये दोनों अगर आप देखें
ये दोनों असिस्ट करते थे राजन को उनके अपने पूरे राज्य को चलाने के लिए, राजन को ये असिस्ट करते थे। सभा इज लाइक अ प्रोटो, अभी के अगर समय देखेंगे तो लोकसभा और ये समिति को देखेंगे तो राज्यसभा की तरह ये एक तरह से वहां टाइप के रूप में आप इसको देख सकते हैं। धीरे धीरे अगर आप जब वैदिक एज के बाद लेटर वैदिक एज में जाएंगे, जब देखेंगे कि ब्राह्मणिकल जो चीजें कर्मकांड था वो लगातार बढ़ता गया और गो हत्या, ये गो हत्या बहुत लगातार होते रह रहा है उस समय में। तो उस कालखंड में क्या हो रहा है कि एक रिवोल्ट हो रहा है, वहां इनइक्वालिटी ये हो रही है कि जो अनटचेबिलिटी की बात हो रही है, अनटचेबल जो बाहर के जो ट्राइबल्स थे उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। तो यहाँ पर डेवलपमेंट होता है जैनिज्म का, बुद्धिज्म का। आप देखिए जैनिज्म बुद्धिज्म, तो जैनिज्म और बुद्धिज्म किसके खिलाफ हो रहा है? ये खिलाफ हो रहा है ब्राह्मणिकल जो एट्रोसिटीज है, ब्राह्मणिकल जो आडंबर है, इसके खिलाफ इतना जैनिज्म और बुद्धिज्म डेवलप हो रहा है। और ये क्या डिमांड करता है? वो ये डिमांड करता है कि इक्वालिटी की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है। ये बात करता है कि हिंसा में नहीं रहना है, मतलब ये नॉन वायलेंस की बात करता है कि वायलेंस ना हो, ये नॉन वायलेंस की बात करता है। ये बात करता है ब्रदरहुड की बात करता है, ब्रदरहुड। तो आप ये देख रहे होंगे कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमने वैल्यूज, राजन जो उस समय होता है, राजन कोई जन एक तरह से अपने मन से नहीं ले सकता, वो रीजनेबल जो डिसीजंस लेगा और वो डिसीजंस इसको ध्यान में रखते हुए लेता था कि जो हमारी प्रजा है उसको हम किस तरह से उसकी समृद्धि को बढ़ा सकते हैं। तो राजन जो है उसके ऊपर भी धर्म का शासन था। तो हमने क्या किया है कि हम इन वैल्यूज को लेकर यहाँ पर आए। बाद में अगर आप देखेंगे कि हमारे पास बहुत सारे जो आए हैं जो फॉरेनर्स, जैसे हून आए, प्रतिहार्स आ गए, बैक्ट्रियंस आए, वो इंडियन सोसाइटी में आते हैं और इंडियन सोसाइटी में यहाँ के कल्चर में मिक्स होकर एक इसके कॉमन कॉल्ड्रॉन या मेल्टिंग पॉट जो थियरी है उसके अंदर ये मिक्स होके कुछ कल्चर्स इससे लेते हैं और कुछ उनसे भी हम सीखते हैं। और इस तरह एसिमिलेटिव प्रोसेस के थ्रू, कॉपरेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, एक न्यू जो कल्चरल ग्रोथ होता है जिसमें एक वन इंडिया का कॉन्सेप्ट चला आता है कि वन इंडियन कॉन्सेप्ट। तो हमने वहां से क्या किया, जितने भी बैक्ट्रियंस आते हैं, जितने भी फॉरेनर्स आए, फॉरेन रूलर्स यहां आकर क्या हो गए, यहां आकर कॉमन मेल्टिंग पॉट में एक इंडियन कल्चर का डेवलपमेंट हो गया, कल्चर डेवलप हुआ, डेवलपमेंट ऑफ, इसे जो फायर में एक हो गए, वो सारे इंडियंस के रूप में बन गए। तो हम कई चीजों को लेकर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज जो है कहां से लेके आए, ये सारे वैल्यूज जो हमारे वैल्यूज क्या क्या है, इक्वालिटी। आपने देखा जैनिज्म बुद्धिज्म किस चीज के लिए लड़ाई हो रही है, इक्वालिटी के लिए। जस्टिस, राजन कोई भी काम करता था धर्म से करता था, जस्टिस, इक्वालिटी, जस्टिस। उसके बाद सोशल डेवलपमेंट की बात करता है, सोशल डेवलपमेंट की भी बात करते हैं आप। सोशल डेवलपमेंट मतलब कि जो भी जनता है उसकी सुख समृद्धि कैसे डेवलप हो, उसके लिए राजन काम करता है। तो ये हम लेके आए। तो ये अगर आप चीज को अगर गौर से देखें तो इंडिया के जो वैल्यू सिस्टम है, इस कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो है, अगर आप देखेंगे कहां कहां हम इस चीज को देख सकते हैं, जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज अगर आप देखना चाहें तो इंडिया में प्रियम्बल, उसमें आपको वैल्यूज दिखेंगे। फंडामेंटल राइट्स में आप चले जाएं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को आप देख लें, और फंडामेंटल ड्यूटीज, इन सब में आपको वैल्यूज नजर आएगा। अगर आप प्रियम्बल को देखें तो वहां पर क्या होता है, इक्वालिटी है, जस्टिस है, जस्टिस हो गया, ब्रदरहुड है। ये सारे कॉन्सेप्ट कहां से आ रहे हैं, ब्रदरहुड वो एक दिन में नहीं आ रहा है,
ये सारा चीज हमने कहाँ से लिया? मैंने आपको बताया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन उस देश के थॉट्स को, उसके स्पिरिट को ध्यान में रखते हुए डेवलप किया जाता है। तो इस प्रकार हमने क्या किया कि वैल्यूज को इम्बाइब किया, और इसको जानने के लिए आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स में चले जाएंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन और सारे उसके बाद से आप देखिए, और साथ ही साथ जब मुस्लिम्स आए और राजा, उन समय में कितने धर्म में क्या हुआ, किस तरह से कितने कल्चर्स आए, तो हमने क्या किया, डाइवर्सिफाइड सोसाइटी को एक करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलप किया। इसमें हमने ये भी ख्याल रखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट में कि जो एट्रोसिटीज हुआ है अनटचेबल्स के को, या अगर हम माइट इज राइट नहीं कर सकते क्योंकि सब लोग के पास सेम रिसोर्सेस नहीं है, तो रिसोर्सेस सेम नहीं रहने के बाद क्या वो डेवलपमेंट, उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट ना हो, क्या वो पीछे छूट जाए? तो इन सबको ध्यान में रखते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टूर्स को डेवलप किया, ताकि उसके अंदर में ऐसे लॉज बनाए जाएं जो सबके लिए सबका विकास कर सके, सबको साथ लेकर चले और सबका विकास करे। इस वजह से इसकी कारण कोई भी अगर लॉज अगर आप बनाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट से अगर बाहर चला जाता है, ओवरबोर्ड हो जाता है, तो हम उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हैं। और केशव नंदा भारती 1973 के केस के बाद आप देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट वो करके आते हैं, इसमें से निकाल के लाते हैं इस केस में। और उसके बाद कोर्ट लगातार ये प्रोसेस करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कभी भी ऐसा आएगा जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे या बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करे, तो वैसा कोई भी अमेंडमेंट या कोई भी लॉज को वैल्यू या अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार सुप्रीम कोर्ट दे देती है। अब हम वैल्यूज को ले लिया हमने, अब हम बॉडी पार्ट्स को अगर देखें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बॉडी पार्ट्स, तो बॉडी पार्ट्स में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप इसको डिवाइड करना चाहें तो इसमें आर्टिकल्स, आपके आर्टिकल्स हैं 395 आर्टिकल्स, उसके बाद शेड्यूल हैं, इसके आपके पार्ट हैं आपके पास। प्रियम्बल को इसके पार्ट में ना जोड़ के बाद में लास्ट में जोड़ा गया है प्रियम्बल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आर्टिकल 395 पहले था, लेकिन अब ये तकरीबन 480 के आसपास अप्रॉक्स आर्टिकल्स आपके पास हैं। शेड्यूल पहले 8 शेड्यूल था आपके पास, अब ये बढ़कर 12 शेड्यूल्स हो गए हैं। पार्ट पहले 22 था, अब ये बढ़कर 25 पार्ट्स आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हो गए हैं। तो बॉडी पार्ट्स में अगर आप इसको देखें, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, सबसे लंबा और बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिया है उसको, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप देखें तो हमने यूनियन के स्तर पर इसके टीयर्स हैं। अब टीयर्स अगर देखें इसको, तो टीयर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टीयर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो टीयर्स क्या क्या है? एक तो फर्स्ट ईयर जो है यूनियन है, सेकेंड टीयर जो है आपका स्टेट्स हो गया, और थर्ड टीयर जो आपके हैं क्या है कि आफ्टर 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसमें कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटी, इसको भी रखा है। अगर आप थोड़ा हिस्ट्री अगर बैक करके देखें तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन चोला एम्पायर के समय में भी डिस्कशन चलता है, जो टेम्पल में और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विलेज में किस तरह से पंचायत ये चुनाव होकर पदाधिकारी आते थे और वो कैसे ग्राम स्तर पर लोगों का डेवलपमेंट और विकास कार्यों में ध्यान देते थे या विकास कार्य करते थे। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको भी एक तरह से लोकल सेल्फ थर्ड टियर बना दिया गया। सबके लिए अलग अलग प्रोविजंस हैं हमारे पास। गवर्नेंस अगर आप देखें जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्न कैसे करते हैं, तो यूनियन अपने लेवल पर यूनियन लॉज अगर आप उसको देखें, यूनियन लॉज शेड्यूल अगर आप इसको देख लें, चेक कर लें, शेड्यूल 7 में पूरे डिस्क्राइब किया हुआ है यूनियन के पास
अपने लिस्ट हैं इतने, इस लिस्ट में वो लॉज बना सकते हैं। स्टेट अपने स्टेट लॉज, स्टेट के अपने लिस्ट में अपने लॉज बना सकते हैं। साथ में कंकरेंट लिस्ट भी प्रोवाइड किया गया जिसमें स्टेट और यूनियन दोनों लॉज बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों में अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो यूनियन लॉ विल प्रिवेल। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के स्तर पर अगर आप देखें तो वहां पर भी पंचायत में दिया गया है कि वो भी अपने स्तर पर लॉज बना सकते हैं। और लॉज के साथ साथ में बहुत सारे, अगर आप सीआरपीसी को देखेंगे, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तो उसमें भी दिया गया है कि ग्रामीण न्यायालय भी हैं जो कि पेटी केसेस को भी हैंडल करते हैं। तो गवर्नेंस के स्तर पर आप तीनों यूनियन के साथ स्टेट और ये सारे आप लिस्ट आप देख सकते हैं जो गवर्नेंस, स्टेज ऑफ गवर्नेंस है। साथ में एक क्वासी जो फेडरल इन नेचर है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वियरी के द्वारा अगर आप समझें तो दोनों यूनियन और स्टेट दोनों मिलकर काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल अदा करते हैं। ठीक, अब देखें ये जो पिलर हैं, तीनों पिलर जो हमारे तीन पिलर्स हैं, थ्री पिलर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। पिलर्स क्या क्या हमारे थ्री पिलर्स हैं? तो तीन पिलर हमारे हैं क्या? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और लास्ट में एंड जुडिशियरी। इनके इतने बेहतरीन इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैं उन्होंने इसके इतने अच्छे बैलेंस किए हैं कि किसी को भी इतना पावरफुल बनने नहीं दिया है। सब चेक एंड बैलेंसेस हैं। अगर लेजिस्लेचर का क्या काम है, रोल है इसका टू मेक लॉज, और साथ ही लॉज भी बनाते हैं और रिपील भी कर सकते हैं किसी भी लॉ को अगर नीड करता है। एग्जीक्यूटिव क्या है? एग्जीक्यूटिव में मिनिस्टर्स भी आते हैं, इसमें मिनिस्टर्स हैं और ये क्या करते हैं? मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट करते हैं लॉज को, इंप्लीमेंट। जुडिशियरी क्या करता है? जुडिशियरी इन लोगों को जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव इन दोनों अगर ओवरबोर्ड होने लगते हैं, अगर कहीं लगता है कि लॉज की इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज इंटरप्रिटेशन लॉ का क्या करते हैं? इंटरप्रिटेशन करते हैं। और अगर कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को, उसके फंडामेंटल्स के खिलाफ बनाया जाता है तो जुडिशियरी क्या करेगा? उस लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बना देगा। लेकिन तो क्या ऐसा कि जुडिशियरी इतने पावरफुल है कि सिर्फ जुडिशियरी का चलेगा? तो नहीं। आर्टिकल 50 अगर देखें आप, आर्टिकल 50 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो कहता है कि देयर मस्ट बी सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। अगर जुडिशियरी के लिए आप अगर आर्टिकल 121 और 122 देखें तो आर्टिकल 121 जो है वो डिस्कस करता है कि रेस्ट्रिक्शंस है पार्लियामेंट में। जुडिशियल जो एक्ट, अगर कोई भी मैटर अगर सब जुडाइस है तो पार्लियामेंट विल नॉट डिस्कस ऑन दैट पर्टिकुलर मैटर, क्योंकि वो सब जुडाइस है। और इसी तरीके से अगर पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के बारे में कुछ भी जुडिशियरी उसमें कोई भी बात नहीं करती है। उसमें जुडिशियल अगर कोई भी ऐसा पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स चल रहा है तो उसके बारे में जुडिशियरी बात नहीं कर सकती। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से कोई लॉ को जो लेजिस्लेचर अगर बनाता है, अगर उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे सकता है, अगर पाया जाता है कि जुडिशियरी ओवरबोर्ड हो रही है, अपने लिमिट्स को क्रॉस कर रही है, अगर कोई भी एक्टिविटी ऐसा है जो प्रोवाइडेड आपके पास लक्ष्मण रेखा है उससे अगर पार होते हैं, तो हमारे पास इनबिल्ट मैकेनिज्म है कि जो जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं उनके खिलाफ पार्लियामेंट जो है सेशन के द्वारा क्या कर सकते हैं, उसमें उसके कंडक्ट को देख सकती है और उसके बाद उनको रिप्लेस कर सकती है, हटाया जा सकता है। तो हमारे पास पूरे इनबिल्ट मैकेनिज्म हैं जिसके थ्रू हम काम करते हैं। अगर हम इसी को देखें तो जैसे टीयर आपको बताया था, सारे टीयर में, तीनों टीयर में ये तीनों चीज वहां पर मौजूद है। जैसे कि
टीयर 1 आपको बता यूनियन, यूनियन के पास क्या है, यूनियन के पास लोकसभा और राज्यसभा, और राज्यसभा लोकसभा लेजिस्लेचर भी आपके पास देख रहे हैं, यूनियन की एग्जीक्यूटिव बॉडी भी है जो काम कर रही है, यूनियन के पास जुडिशियरी है जो कि सुप्रीम कोर्ट के रूप में आप देखते हैं, जो हमारे पास इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। अब अगर आप देखें कि ये तो स्टेट्स के पास अगर देखें आप, स्टेट के पास भी इसी तरह के सिचुएशंस बने हुए हैं। स्टेट के पास अपने लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, और स्टेट्स के पास एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर भी काम कर रहे हैं। साथ में जुडिशियरी क्या है, पूरा जुडिशियल सिस्टम है, हाई कोर्ट के साथ साथ जो लोअर कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स आप देख सकते हैं। चूंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बल्कि लेंथी से क्यों हो रहा है, ये वजह है। उसके बाद अगर थर्ड जो अगर टियर को देखें, जिसमें कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटी भी है, तो उसके भी अपने अपने ये सारे जो पिलर्स के साथ 3 पिलर्स हैं लेजिस्लेचर, क्योंकि वो भी अपने लॉज बनाते हैं। जो पेटी केसेस आप देखें, 18 जो मैटर्स है म्युनिसिपैलिटी में, और पंचायत में भी इसी तरह के मैटर्स हैं, तो वहां पर लॉ बनाने का उनके पास पावर है और अधिकार भी है। एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर्स जो है, मेयर हो गया, या अगर पंचायत में देखें तो पंचायत के ग्राम पंचायत या सरपंच हैं, वो क्या करते हैं, उन चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं उस लॉ को। और वहां पर बहुत सारे ऐसे पंचायत, सीआरपीसी में मैंने आपको बताया कि ऐसे हैं जहां पर कि क्या कर रहे हैं, वो लॉज को क्या करते हैं, जुडिशियल जो पेटी केसेस है उनको भी एड्रेस करते हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इतना बल्कि इस वजह से बना है, लेकिन इतने बेहतरीन बैलेंस के साथ है कि आप जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के ब्रिलियंस को आपके इसके पूरे जो इनबिल्ट मैकेनिज्म से आप समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, अब अगर चीजें यहाँ पर अगर देख लें, एक चीज और जान लीजिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन 18 डेज लग गए। टोटल इतने समय इसको बनाने में लगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर क्लियर हैं। अब अगर हम इसके हिस्टोरिकल कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में जाएं कि कैसे आखिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट टिल 1950 तक हो पाया, तो अगर इसको जाने तो अगर फिर हम इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल जो हिस्ट्री को इसको 4 इपॉक्स में बांट सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री इसके 4 इपॉक्स में आप इसको बांट सकते हैं। इपॉक्स क्या क्या इपॉक्स हो सकते हैं, मतलब इपॉक्स मतलब टाइम पीरियड। फर्स्ट अगर आप देखें तो ग्रांट ऑफ चार्टर ऑफ 1600, जिसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई, इनको एक्सक्लूसिव राइट टू ट्रेड with India and East Indian nations। अगर आप इसको मैप के द्वारा समझें तो क्या हुआ, जो साउथ अमेरिका है वहां पर मैगेलन स्ट्रेट है, मैगेलन स्ट्रेट के पूरे जो आप वेस्ट और जो केप ऑफ गुड होप है, जो कि आप ये देखें, केप ऑफ गुड होप इसके ईस्ट, मैगेलन स्ट्रेट के वेस्ट और केप ऑफ गुड होप के ईस्ट में, इनमें आप क्या कर सकते हैं, इनका एक्सक्लूसिव डोमेन था, जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 1600 के बाद। यहां आप क्या करेंगे, बिजनेस के लिए जाएंगे, एक्सक्लूसिव राइट दिया। ये एक पहला इपॉक था। दूसरा इपॉक में अगर आप देखें, दूसरा इपॉक आपको होता है 2 इंपॉर्टेंट चीज, बैटल ऑफ प्लासी
एंड सेकेंड बैटल ऑफ बक्सर, और साथ में ग्रांट ऑफ दीवानी। ठीक है, ये सेकेंड इपॉक था। थर्ड इपॉक अगर आप देखें, थर्ड इपॉक अगर तीसरा इपॉक अगर हम जाएं, थर्ड इपॉक में अगर देखते हैं तो ये था बैटल ऑफ 1857, और इसके बैटल ऑफ 1857 के बाद एक्ट ऑफ 1858। फोर्थ इपॉक इसका रहा, फोर्थ इपॉक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लेके टिल द फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये चार इपॉक में हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम देख सकते हैं। अगर हम पहले इपॉक को लें, फर्स्ट इपॉक टाइम पीरियड, जो कि मैंने आपको बताया कि ग्रांट ऑफ क्या किया था, चार्टर। क्वीन एलिजाबेथ ने एक चार्टर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के बाद। एक्सक्लूसिव राइट था उसके पास इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज में, ईस्ट इंडियन कंट्रीज में ट्रेड करने का उनका एक्सक्लूसिव राइट था। और इसी को ध्यान में रखते हुए 1615 में थॉमस रो, जो जहांगीर की कोर्ट में आए थे, उन्होंने बहुत सारे जहांगीर से बहुत सारे ऐसे राइट्स ले लिए कि ये यहाँ से क्या ट्रेड करने के इनके पास राइट हो गया। और उसी के साथ साथ में बंगाल, जो उस समय बहुत ही फर्टाइल लैंड था, उस फर्टाइल लैंड पे इन्होंने अपने पूरे फोर्ट भी तैयार किए, और साथ में उन्होंने वहां पर क्या किया, अपनी कंपनी को एस्टेब्लिश किया, और उस फर्टाइल लैंड पे जो उनको फायदा हुआ, उससे ये हर जगह इंडिया में धीरे धीरे अपना प्रसार उन्होंने कंपनी का किया। अब उस समय में रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया। हम सेकेंड इपॉक को जब देखते हैं, सेकेंड इपॉक ये एक टर्निंग इपॉक रहा। सेकेंड इपॉक में दो महत्वपूर्ण चीज, बैटल ऑफ प्लासी एंड सेकेंड बैटल प्लास 1757 की लड़ाई, और बैटल ऑफ बक्सर 1764। दो इंपॉर्टेंट वॉर उस समय हुए। जो बैटल ऑफ प्लासी 1757, 23 जून 1757 को जो लड़ाई लड़ी गई, उसमें रॉबर्ट क्लाइव ने एक स्ट्रैटेजिक वॉरफेयर करते हुए, स्ट्रैटेजिक मतलब उसमें उसके कोई भी जो मिलिट्री का इस्तेमाल उतना नहीं किया, उन्होंने ट्रेचरी के द्वारा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बैटल प्लासी में लड़ाई हुई ही नहीं। उस सिराज उदौला, जो बंगाल के जो रहे वहां पर नवाब, दैट इज सिराज उदौला, उसके 3 ऐसे जो मिनिस्टर्स थे, जिसमें कि मीर जाफर, राय दुर्लभ और यार लतीफ, इन तीनों ने क्या किया, ट्रेचरी के द्वारा इस बैटल ऑफ प्लासी को रॉबर्ट क्लाइव की झोली में डाल दिया। अब इस रॉबर्ट क्लाइव की जब झोली में ये चला गया बैटल ऑफ प्लासी ने एक टर्निंग पॉइंट के रूप में काम किया। जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में काम कर रही थी, अब वो कंपनी क्या हो गई, मिलिट्री कंपनी के रूप में टर्न हो गई। और उस मिलिट्री कंपनी ने धीरे धीरे टेरिटोरियल एक्विजिशन करना स्टार्ट कर दिया। वो क्या कर रहे थे कि अब उनको ये लगने लगा कि अगर हम अपने तरीके से, अगर हम जो हमारी पॉलिसीज है इसके द्वारा और अपने गुड नेवल फोर्स के द्वारा अगर हम कुछ कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम अच्छा जो एक पकड़ बना सकते हैं। और इसी को फाइनली बैटल ऑफ बक्सर 1764 के वार में, जब बैटल ऑफ प्लासी भी हार गए, अब यहाँ पर बैटल प्लासी के बाद सब जो उस समय बंगाल
ये सारे लोग नवाब सब मिल गए अवध, और ये एक यूनिफाइड हो गए। बैटल ऑफ बक्सर में शाह आलम सेकेंड, जो कि मुगल एम्परर थे, नवाब ऑफ नवाब ऑफ अवध, और बंगाल के नवाब मीर कासिम, इन सब ने मिलके क्या किया, एक लड़ाई लड़ी बैटल ऑफ बक्सर में 1764 में। और ये एक मिलिट्री लड़ाई थी जिसमें कि आर पार की लड़ाई हुई, और इस लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव अपनी चतुराई और अपने स्ट्रेटेजी के बदौलत इसने क्या किया, 1764 का वार जीत लिया। बैटल ऑफ बक्सर ने बंगाल में बहुत बड़ी खलबली मचा दी। अब क्या होता है कि बंगाल में अब चूंकि इसमें शाह आलम द्वितीय भी थे, जो कि उस समय मुगल एम्परर थे, तो एक तरह से माना गया कि सबको ब्रिटिश ने अपने स्ट्रेटजी के द्वारा हरा दिया। और इसी के द्वारा बैटल ऑफ जब बक्सर खत्म हुआ 1764, जब बैटल ऑफ बक्सर था, तो 1765 में 1765 में क्या होता है कि ब्रिटिश बंगाल का दीवानी ले लेता है। किससे? शाह आलम द्वितीय से इसने क्या किया, दीवानी ऑफ बंगाल। दीवानी ऑफ बंगाल एक टर्निंग पॉइंट हो गया इसके लिए। क्यों? बंगाल वॉज नॉट जो अभी के बंगाल अगर देखते हैं तो वो बंगाल नहीं था। बंगाल उस समय क्या क्या इंक्लूड कर रहा था? उड़ीसा, बिहार, पार्ट ऑफ असम, और साथ ही बांग्लादेश। तो ये छोटा सा एरिया नहीं था, और उसकी पूरी दीवानी उसको मिल गई। मतलब अब टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार किसने ले लिया? ब्रिटिशर्स ने ले लिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार ले लिया। वो टैक्स कलेक्ट करता था, और निजामत, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रही, निजामत किसके हाथ में थी? तो जो भी बंगाल के नवाब थे उनके हाथ में, बिहार के जो थे उनके हाथ में निजामत था। मतलब इनके पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास क्या हुआ, इसके पास राइट थी लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था, और नवाब के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी था लेकिन कोई राइट नहीं था, क्योंकि इसके पास टैक्स कलेक्शन करने का अधिकार ही नहीं था। जब टैक्स कलेक्शन करने का अधिकार ही नहीं है तो लोगों पर वो किस तरह से खर्च करेंगे, कैसे अपने जो लोग हैं उस पर कैसे खर्च करेंगे, उनके डेवलपमेंट के लिए क्या करेंगे। इससे क्या हुआ कि जो ये बंगाल की जो जनता थी वो पिस गई। और पिसने के बाद क्या होता है कि रैम्पेंट करप्शन ईस्ट इंडिया कंपनी में देखा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो नुमाइंदे थे यहाँ पर, वो प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व हो गए। यहाँ प्राइवेट ट्रेड में क्या हुआ कि इन्होंने बहुत ज्यादा पैसा कमाया। प्राइवेट ट्रेड कर करके इनके कंपनी के सर्वेंट्स ने प्राइवेट ट्रेड किया, और फिर ये पैसा भर भर कर ब्रिटेन जाने लगे। यहाँ पर कुछ फैक्ट्स जानना जरूरी है कि धीरे धीरे जो 1600 में जो कंपनी बनी थी, वो कंपनी 1769 तक आते आते क्या होता है कि बैंकरप्सी के कगार पे चली जाती है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट इन चीजों को, यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट ये देखती है कि जो कंपनी, जिसके कंपनी के सर्वेंट ब्रिटेन में आकर इतने माला माल हैं, और वो कंपनी कैसे डूब गई, कंपनी के डूबने के पीछे का वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो भी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स यहाँ पर आकर प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे, और प्राइवेट ट्रेड की जानकारी ब्रिटिश गवर्नमेंट को नहीं थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को इस बात की जानकारी थी, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी इसमें शामिल थे। इसके पूरे जो करप्शन और जो इनको पैसे मिल रहे थे, इन सब में उनको भी फायदा हो रहा था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ कि 1769 के आसपास आते आते कुछ और स्थिति खराब हो गई। स्थिति क्या खराब हुई? तो इनके पूरे कंडक्ट की वजह से, ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके सर्वेंट की कंडक्ट की वजह से क्या होता है
कि वहां पर बंगाल में एक बहुत बड़ा दुर्भिक्ष जो फेमाइन हुआ, जिसकी वजह से ये जो फसल नहीं होना, उसके साथ साथ सूखा, ये कई चीज हुआ। और जो इन्होंने टैक्स जो रखे थे, 1/3 पॉपुलेशन टैक्स जो नहीं दे पाए, और 1/3 पॉपुलेशन क्या हुआ, अकाल में मर गए। इसके साथ साथ में करप्शन इतना ज्यादा था, करप्शन की जानकारी ब्रिटेन में भी लोगों को, गवर्नमेंट को ये जा रही थी करप्शन के बारे में जानकारी। और इसके साथ साथ में एक और इंसिडेंट होता है कि जो टी ट्रेड था, जिसमें कि बहुत ज्यादा मुनाफा था, टी ट्रेड से यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टी में ट्रेड करती थी और अमेरिका में ये टी को बेचा करती थी। लेकिन 1769 के आसपास में क्या होता है कि डच स्मगल करके टी को, जो चाय के चीजों, चाय व्यापार को, वहां पर चाय अमेरिका में वो निर्यात कर रहे हैं, वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इससे जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ये टी था, टी का ट्रेड, वो मुनाफे का नहीं रहा और भारी नुकसान हुआ। 1769 तक आते आते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके सर्वेंट तो ग्रो कर रहे थे, बहुत मुनाफा कमा रहे थे, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बैंकरप्सी के कगार पर चली गई। और इसी बैंकरप्सी के बाद इसने क्या किया कि यहाँ से ब्रिटिश गवर्नमेंट से इसने लोन की, ब्रिटिश गवर्नमेंट से एक जो मिलियन पाउंड है लोन इसने डिमांड किया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये सोचा कि आखिर वजह क्या है, इसकी वजह क्या है, इसके पीछे क्यों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बैंकरप्ट हो रही है, और ये वजह क्या है, इसकी जांच पड़ताल के लिए उसने क्या किया, एक सीक्रेट कमेटी का गठन किया। और सीक्रेट कमेटी गठन करके उसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के कंडक्ट को, ये सारा चीज जानना चाहा। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सब चीज जानने के बाद से इसने क्या किया, एक सीक्रेट कमेटी के बाद रेगुलेट करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए सबसे पहला एक्ट लेके आया, दैट वाज अ चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये लेके आ गए। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आखिर था क्या, अगर देखेंगे इसको, एक चीज और आप जान लें कि ये सारे जो एक्ट होते हैं, कोई भी इंडिया के जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी एक्ट्स बने, इंडियन को फीचर्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स, इसको जानने के लिए आपको जो ब्रिटिश जो हिस्ट्री है, जो ब्रिटिश का जो कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी में जो भी फीचर्स इसके बने हैं, ब्रिटिश के जितने भी चार्टर्स हैं उसको देखने पड़ेंगे, चार्टर्स, ब्रिटिश चार्टर्स। तो पहला चार्टर क्या आता है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये चार्टर लेके आ जाते हैं, 1773 का चार्टर। आखिर ये 1773 का चार्टर क्या था? 1773 के चार्टर में अगर आप देखें तो मैंने आपको इसके बैकग्राउंड बताया, क्यों आखिर सेक्रेट कमेटी ने बताया, और सेक्रेट कमेटी के बाद इसने क्या किया, एक चार्टर लेके आए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, और इसको इंडिया बिल एक्ट 1773 भी बोला जाता है। इसने क्या किया, बहुत बड़ा एक कॉन्स्टिट्यूशनल, ये एक इंपॉर्टेंस के रूप में आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इसको कंट्रोल, कैसे हम इस इंडिया कंपनी को कंट्रोल करेंगे, रेगुलेट करेंगे, इसका पूरा खाका इन्होंने तैयार किया और अब रेगुलेट करना स्टार्ट किया। अब कैसे रेगुलेट कर रहे थे, तो रेगुलेटिंग एक्ट अगर देखें हम तो इसको क्या कर रहे थे, टू रेगुलेट एंड सुपरवाइज, रेगुलेट और सुपरवाइज करने के लिए किसको रेगुलेट और सुपरवाइज करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसके लिए इसने क्या क्या चीजें की रेगुलेट करने के लिए। अब इसने सबसे पहले फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज्ड अब पहले क्या थी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी एक कमर्शियल कंपनी थी, लेकिन अब ये कमर्शियल कंपनी के साथ साथ इसने क्या किया, मिलिट्री और पॉलिटिकल डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, मिलिट्री एंड पॉलिटी, इन सब चीज को भी इंक्लूड कर लिया। फर्स्ट टाइम इसको रिकॉग्नाइज किया गया पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, इसके पॉलिटिकल और
एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, फंक्शन क्या किया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने? ये कर दिया, रिकॉग्नाइज कर लिया कि कंपनी ये भी काम कर रही है, लेकिन ये पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी काम कर रही है, चीज हो रही है। दूसरी बात इसमें, जो पहले 1600 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई और उसका कोई निश्चित काल नहीं था कब तक वो एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स उसके पास रहेगा। अब इसने क्या किया, रेगुलेटिंग एक्ट ने फर्स्ट टाइम बोला कि हर 20 इयर्स में हम आपको चार्टर देंगे। मतलब पहले जो इंडेफिनिट टाइम था, अब 20 इयर्स कर दिया गया, और 20 इयर्स के साथ साथ ये भी इसमें जोड़ा गया कि अकॉर्डिंग टू द क्या चल रहा है, वॉच करने के द्वारा हम रिपोर्ट्स के बेसिस पर इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे या कंटिन्यू नहीं करेंगे, इन चीजों की बात चली। इसने जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट किया। कैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट किया? अगर आप देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट, दो लेते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, इसके पहले क्या होता था कि रेगुलेटिंग एक्ट से पहले अगर आप देखें इंडिया, ये इंडिया अगर आप देख लेते हैं तो इंडिया में बंगाल, मद्रास और ये बॉम्बे, ये हो गया बंगाल, मद्रास, 3 प्रेसिडेंसीज हमारे पास थी, 3 प्रेसिडेंसीज, और ये तीनों प्रेसिडेंसीज इंडिपेंडेंट रूप में काम कर रहे थे, इंडिपेंडेंट, दे वर इंडिपेंडेंट, और अपने एरिया में, अपने जो लोकल एरिया में लोकल लॉज वो खुद बनाते थे और उसको इंप्लीमेंट करते थे। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने क्या किया, इन सब चीजों में बदलाव लाया। रेगुलेटिंग एक्ट ने अब क्या किया, जो ये गवर्नर ऑफ बंगाल और गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास, ये तीनों में से चीजें इसने क्या बदलाव करी, गवर्नर ऑफ बंगाल को सुपरवाइजरी रोल दे दिया। क्या किया कि गवर्नर ऑफ बंगाल को सुपरवाइजरी रोल दे दिया, और अब गवर्नर ऑफ बंगाल कहा जाने लगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और ये इन लोगों को सबऑर्डिनेट कर दिया। और गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे सुपरवाइज किससे होने लगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ये अपने सारे चीजों को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिनकी संख्या 24 थी, और ये कहां रहते थे, ब्रिटेन में यहां रहते थे। इनको क्या किया, अब ये सारे सुपरवाइज होंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के द्वारा, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किसको रिपोर्ट करेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ये बोला गया कि आप, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बोला गया कि एनुअल रिपोर्ट जो है रिलेटेड टू सिविल, मिलिट्री और कंपनी के जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज, ये सारे आप क्या करेंगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट को सारे जो है रिपोर्ट आपको देने होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अब चीजें एक रेगुलेट भी होने लगी, सुपरवाइज होने लगी, और पूरे काम को देखा जाने लगा किसके द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या किया कि बंगाल के गवर्नर को, क्योंकि बंगाल वाज मोस्ट प्रोडक्टिव एट दैट टाइम, फर्टाइल लैंड रहा है, कॉन्फ्लुएंस ऑफ
अगर आप ब्रह्मपुत्र गंगा दोआब देखते हैं तो उस बहुत फर्टाइल लैंड रहा है। तो वहां पर क्या किया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को क्या कर दिया उन्होंने, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बेंगल ऑफ गवर्नर जो है वो वहां पर जानकारी देंगे रिलेटेड टू ऑल द थिंग्स व्हाट एवर एक्टिविटीज इज बीइंग टेकन बाय द प्रोविंशियल गवर्नर्स, और खुद वो क्या कर रहे हैं वहां देंगे, और वो पूरी जानकारी रिलेटेड टू सिविल मिलिट्री या कमर्शियल एक्टिविटी किसको देंगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट को देंगे। तो इसके तरीके से क्या कर रहे हैं, ये एक सेंट्रलाइज तरीके से ये अब चल रहा है। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने देखना स्टार्ट कर दिया इन चीजों को, ठीक है। मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब इसके साथ में एक दो और चीज में किया गया कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जिसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, बंगाल, इसके असिस्टेंस के लिए 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल, 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स बनाए गए एग्जीक्यूटिव के लिए। और ये चारों एग्जीक्यूटिव काउंसिल किस लिए बनाए गए, ताकि कोई भी अगर लेजिस्लेशन की बात हो या किसी सब्जेक्ट पे किसी मैटर पे कोई लॉ बनाना हो तो क्या करेंगे, ये थ्रू वोटिंग, ये क्या करेंगे वोटिंग के द्वारा, थ्रू वोटिंग के द्वारा क्या करेंगे, लॉ बनाएंगे। और ये क्या होगा, वोटिंग, ये मेजॉरिटी डिसीजन होगा, मेजॉरिटी डिसीजन मतलब 4 + 1 5 मिलकर लॉ बनाए। इसी तरीके से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था और प्रोविंशियल गवर्नर को भी ये अधिकार दिया गया, उनके पास 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे, दोनों प्रोविंशियल गवर्नर मद्रास और बॉम्बे, उनके पास भी ये प्रोविजंस दिए गए। लेकिन दिक्कत बस अंतर यही था कि वो लोकल जो लॉज हैं उसमें बनाएंगे और साथ में ये जो है सब के लिए लॉज बनाएगा। और अब जो अप्लाई हो रहा था लॉ, जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जब लॉज बना रहा था एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सहयोग से, तो वो लॉ जो है एक यूनिफॉर्म तरीके से ये मुंबई और बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज पर भी वो लागू होता था। तो इस तरीके से हमने क्या किया, वोटिंग राइट्स के द्वारा, मेजॉरिटी डिसीजन के द्वारा हमने क्या किया, लॉ बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें कि इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये लेके आए, एक ऑर्गेनाइजेशन जो डेवलप किया, सुप्रीम कोर्ट। अगर आप देखें तो 1774 में सुप्रीम कोर्ट वाज एक्ट ऑफ 1773, इसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट कब बना, 1774 में। और ये जो सुप्रीम कोर्ट था, फर्स्ट ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। और लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट था, ये सिर्फ ब्रिटिश नेशनल्स या कंपनी के जो सर्वेंट्स हैं उस पर, उनके चीजों को ये देखता, उनके केसेस को ये देखते थे। अब इसके साथ में जब सुप्रीम कोर्ट आपने बना लिया, एक कोड ऑफ कंडक्ट इसके अलावा 1773 में ये होता है कि कोड ऑफ कंडक्ट डिवाइस किया गया। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या हो गया कि देख पाया गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी सर्वेंट्स हैं, ये सर्वेंट्स क्या कर रहे थे, करप्शंस में इन्वॉल्व थे, साथ में बहुत ब्राइब लेते थे। और ये क्या कर रहे थे कि ब्राइब के साथ साथ क्या कर रहे थे, यहाँ पर प्राइवेट ट्रेड करते थे, जिससे इनको मुनाफा हो रहा था। तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा उनकी पूरे एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए कंडक्ट बनाया गया कि कोई भी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंपनीज सर्वेंट विल नॉट टेक पार्ट इन किसमें, प्राइवेट ट्रेड में ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, प्राइवेट ट्रेड वो नहीं करेंगे।
इनके ये कोड ऑफ कंडक्ट, और आज भी ये कोड ऑफ कंडक्ट सिविल सर्विसेज में लगा हुआ है। आप इसको लेके उस समय से लेके आ रहे हैं। कोई भी जो कोई प्राइवेट गिफ्ट या प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं सिविल सर्वेंट। तो उस समय से ये कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ। इसने क्या किया, इस रेगुलेटिंग एक्ट ने, इसने स्ट्रेंथेंड रेगुलेटिंग एक्ट, इसने क्या किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन कर दिया। किस चीज के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट, कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक तरह से पक्का कर दिया यहाँ पर। क्यों? क्योंकि अब उन्होंने किया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को ये आदेश दिया कि आप क्या करेंगे, कोई भी सिविल, मिलिट्री या रेवेन्यू मैटर्स, वो सारे चीजों की जानकारी ईयरली वाइज आप ब्रिटिश पार्लियामेंट को देंगे और ब्रिटिश पार्लियामेंट उन चीजों को रिव्यू करेगी। तो अब आपने क्या किया, एक तरह से सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरवाइजरी रोल और कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अभी भी रेगुलेटिंग एक्ट जो है, एक तरह से अगर आप देख के चले, उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स रहे। रेगुलेटिंग एक्ट में ड्रॉबैक्स क्या थे? ड्रॉबैक्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ड्रॉबैक्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अगर आप देखें तो इसमें ये होता है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इनके पास क्या किया कि जब भी कोई लॉ बनाना पड़ता था तो ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे, उन एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सहयोग से ही लॉ बना सकते थे। मतलब अगर इसमें से 3 अगर एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक साइड हो जाएं, तो फिर अगर ये चाहते हुए भी उस लॉ को नहीं बना सकता था। वो लॉ जो है वो कार्यकारी रूप में वो इंप्लीमेंट नहीं कर सकते थे, वो लॉ बन ही नहीं सकते थे। अक्सर वहां पर जब आप रेगुलेटिंग एक्ट के हिस्ट्री को देखेंगे तो पाया गया था कि इस वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वहां पर होता था। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी डिसीजन था, मेजॉरिटी डिसीजन और कास्टिंग वोट था। लेकिन ज्यादातर पाया गया कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल हमेशा गवर्नर जनरल जो थे उनके खिलाफ ही रहते थे। तो लॉ बनना बहुत ही मुश्किल हो गया था। इसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आंसरेबल कौन हो रहा था? गवर्नर जनरल आंसरेबल हो रहा था। लेकिन एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या कर रहा था? एग्जीक्यूटिव काउंसिल हमेशा हिंड्रेंसेस क्रिएट कर रहे थे। वो एक मान के चलते थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल की गवर्नर जनरल जो है वो एक करप्ट आदमी है, और करप्ट आदमी, और वो कोई किसी भी तरीके से लॉ बनने नहीं देना चाहते थे। पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अगर आप देखेंगे तो वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था, और उनका हमेशा एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ डिबेट रहा। साथ में इसी तरह से प्रोविंशियल काउंसिल्स में भी प्रॉब्लम्स हो रहे थे। प्रोविंशियल इसके साथ, और प्रोविंशियल काउंसिल अगर आप देखेंगे तो प्रोविंशियल काउंसिल के साथ और इसके साथ भी एक तरह से क्या था, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था प्रोविंशियल काउंसिल के गवर्नर और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्योंकि अभी तक सब्जेक्ट डिसाइड नहीं हुए थे कि किस सब्जेक्ट में गवर्नर जनरल लॉ सिर्फ स्पेसिफिकली बनाएंगे और किस में प्रोविंशियल गवर्नर्स बनाएंगे। तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल इनको नहीं काम करने दे रहे थे, ये अपना लॉ किस तरह से बनाएंगे, कंफ्यूजन, इसमें पिस वहां का जनता रहा था। साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट था वहां पर 1773 का, 1774 में जो सुप्रीम कोर्ट बनाया 1773 के एक्ट के द्वारा, इसके जो इसमें आपको पता होगा कि एक चीफ जस्टिस और प्लस 3 जजेज, जो कि पहला चीफ जस्टिस अगर आप देखें, पहला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन थे? फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगाल, वो कौन थे? सर एलिजा एम्पे। फर्स्ट सर एलिजा इम्पे, ये फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे। और इनका लगातार एक तरह से गवर्नर जनरल से कॉन्फ्लिक्ट चलता था। गवर्नर जनरल एंड काउंसिल लेके आते थे लॉज, लेकिन यहाँ पर चीफ जस्टिस उस लॉज को इम्प्लीमेंट नहीं करने देते थे,
और इसके वजह से बहुत सारा कंफ्यूजन हो गया। और इन्हीं कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए फिर एक एक्ट लेके आया गया, बेसिकली चार्टर एक्ट ही था, और वो था 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जिसमें इन सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने, एड्रेस करने की कोशिश की गई। और 1781 का जो चार्टर था, वो जो 1781 था, वो टॉचेट कमिटी एक्ट ऑफ 1781, एक्ट ऑफ 1781, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ये किसके बेसिस पे? टॉचेट कमिटी, टॉचेट कमिटी, इस टॉचेट कमिटी बनाया गया। और इसने क्या किया कि इसने इंपॉर्टेंट चीज क्या किया, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के जो पावर्स हैं, पावर्स प्लस उनके जो अधिकार क्षेत्र हैं, राइट्स, उनको क्या किया? डिफाइन किया, डिफाइंड एंड डिमार्केटेड कर दिया गया। और डिमार्केटेड कर दिया गया कि इसके क्षेत्र में कौन कौन, इसमें ये बोला गया 1781 के अंदर में कि जो सुप्रीम कोर्ट होगा, कोई भी रेवेन्यू मैटर से रिलेटेड चीजों को नहीं देखेगा। दूसरी बात ये हुई 1781 के एक्ट में कि सुप्रीम में ये जो गवर्नर जनरल है, इसके कोई भी एक्टिविटी के लिए सुप्रीम कोर्ट को आंसरेबल नहीं होगा। ना ही ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सर्वेंट्स जो अपने दायरे में, अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनके राइट्स जो हैं उनके अंदर में अगर काम कर रहे हैं, उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट में उस पर कोई भी अभियोग नहीं लगाया जा सकता है। 1781 एक्ट में ही ये निकल के आया कि जो इंडियन जो है नेटिव्स हैं, उसमें पर्सनल लॉस को ध्यान में रखते हुए, उनके पर्सनल लॉस को ध्यान रखते हुए इंडियन नेटिव्स के पर्सनल लॉस, क्या क्या लॉस? मुस्लिम है तो मुस्लिम के मुस्लिम पर्सनल लॉ, और हिंदू पर्सनल लॉस, इनको ध्यान में रखते हुए, उस लॉस को ध्यान में रखते हुए उन पर जो कंडक्ट होंगे उन पे लॉज लगाए जाएंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो लॉज इंप्लीमेंट हो रहा था, वो इंप्लीमेंट हो रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट जो लॉज बनाती थी। तो इसको एक मान के चला गया, इनको एक तरह से डायरेक्शन था कि नेटिव्स के जो केसेस होंगे, वो नेटिव्स के पर्सनल लॉस को ध्यान में रखते हुए बनाए जाएंगे। तो 1781 का एक्ट इसके लिए लेके आया गया। और 1781 के एक्ट में एक और चीज था, इसने इंपावर्ड किया गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशंस फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल। इसको ये भी अधिकार दिया गया कि जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल है, जो गवर्नर जनरल जो कि बंगाल के थे, वो प्रोविंशियल लोगों के लिए, प्रोविंशियल कोर्ट्स के लिए एंड काउंसिल्स के लिए वो लॉज बना सकती है। गवर्नर जनरल इन काउंसिल कैन मेक लॉज फॉर द provincial courts and councils। उसके लिए ये लॉज बनाएंगे, प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल्स के लिए ये लॉज बनाते हैं। इसके अलावा पीस इंडिया एक्ट लेके 1784 में आते हैं हम लोग। वी विल डिस्कस लेटर ऑन 70 एक्ट ऑफ जो पीस इंडिया एक्ट है, इसको बाद में हम लोग करेंगे। आज के इस चर्चा में हमने पूरे जो डिस्कशन किया, हमने ये जानने की कोशिश की कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन अगर देखें, अगर इन जनरल, तो किस कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। तो हमने देखा कि ये सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। फिर अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को बने रहने के लिए या कोई भी लॉज को बने रहने के लिए क्या होना चाहिए, उसमें सेल्फ अमेंडिंग प्रोसेस होना चाहिए, जिससे कि टाइम को ध्यान में रखते हुए अगर ऐसे आवश्यकता उत्पन्न होती है कि हम अपने लॉज को मॉडिफाई करें या रिपील करें, इस तरह की डिमांड होती है, तो हम ऐसे इनबिल्ट प्रोसेस मैकेनिज्म रखें
जिससे कि हम इन चीज़ों को कर सकें। हमने ये भी देखा, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 368 के बारे में, उनके प्रोविजंस को हमने देखा, ब्रीफली देखा। उसके बाद हमने ये जानने की कोशिश की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से बांटा गया है, तो उनके हमने स्पिरिट, इथॉस, जो कि उसके वैल्यूज थे, उनको देखा। साथ में हमने उसके बॉडी पार्ट्स को देखा और उसकी हिस्ट्री में जाने की कोशिश किया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट में ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान में जो चार्टर्स बने उसका क्या रोल था। और आगे हम देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर्स, साथ में जब ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो जाती तो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत में कितने लॉज बने और उसने कैसे 1935 एक्ट, जो एक्ट ऑफ 1935 और 1950 तक के डेवलपमेंट में क्या उनका योगदान रहा, इन चीज़ों को हम जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू।